नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपने एक और नए वीडियो पे। साथियों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो है अपना राजस्थान का इतिहास से लेकर। तो राजस्थान का जो इतिहास है उसको कंप्लीट हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे जो सभी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं को बेस बनाकर जो कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करेंगे अपन यहाँ पे। तो उससे पहले हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आर एस प्री को लेकर हमारी जो है ना आर एस प्री 2024 को लेकर अपनी जो आगे जो पढ़ाने की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो क्या रहेगी, उस पर हम 5 मिनट बात कर लेते हैं। उसके बाद में आज के हम इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम जो है ना इसके अंदर 2-3 अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले जिसकी आज हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। पहली चीज राजस्थान का इतिहास, इसमें कला संस्कृति सबको शामिल करते हैं। जो आर एस प्री के सिलेबस में है उसको कंप्लीट यहाँ पे करवाया जाएगा। और ये जो हिस्ट्री है, ये जो इतिहास है वो ना सिर्फ आर एस प्री के लिए, बाकी जो दूसरी एग्जाम्स हैं सभी में सेम रहेगा। क्योंकि इतिहास जो है वो चाहे आर एस प्री में आए, चाहे रीट में आए, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आए, सेकंड ग्रेड में आए, उसमें कुछ बदलने वाली चीज इसमें नहीं है। सेकंड चीज जो है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर एस प्री के लिए। तो आर एस प्री में 20 नंबर का एक पोर्शन होता है रीजनिंग और मैथ्स का। रीजनिंग और मैथ्स का जो 20 नंबर का अपना पार्ट है, 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और अगर आप इसको अच्छी तरह से करते हैं तो फिर आपके 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये 15 से 18 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग की जो सीरीज है उसको हम शुरुआत करेंगे 1-2 दिन में। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑपरेटिंग फेज में हम जो है ना इसको रिकॉर्डेड मोड में शुरू करेंगे, उसके बाद में हम इसको लाइव करेंगे। तो वहां आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट जो है ना वो निःशुल्क रहेगा। इसमें किसी प्रकार का जो मैं बता रहा हूँ उसमें किसी प्रकार का कोई पेड नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क ये रहेगी। ठीक है। तो दूसरा हम इसके ये करेंगे, राजस्थान के बाद में हम मैथ और रीजनिंग को इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में जो एक और चीज आती है वो आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है आर एस प्री के लिहाज से देखें तो आर एस प्री में करंट अफेयर्स का जो रोल होता है, जिन एस्पिरेंट्स ने दे रखा है उनको अच्छी तरह से पता है कि बहुत ही मायने रखता है ये। तो आपको इस करंट अफेयर्स में पूरी तरह पारंगत करने के लिए हम ये सेशन रखेंगे। करंट अफेयर्स का लगातार क्लासें आती रहेंगी और इसमें हम बेस बनाएंगे 3 चीजों को। मैं आपको यहाँ पहले क्लियर कर देता हूँ कि 3 चीजें जो है उनको बेस बनाकर इसको लिया जाएगा। पहला होगा अपना विजन आईएएस जो है, विजन आईएएस की जो मासिक जो बुक आती है विजन आईएएस, बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स वहां से आता है। तो जो आपके मेंस में भी उपयोगी होता है। तो एकदम विजन आईएएस को ले लेंगे। इसके साथ साथ हम जो है वो क्रोनोलॉजी को ले लेंगे, क्रोनोलॉजी से भी हम ये लेंगे। और तीसरी चीज जो है वो हम लेंगे मूमल से। तो ये जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी ये होगी अपनी विजन, क्रोनोलॉजी और मूमल, तीनों पे बेस्ड होगी। आप यकीन मान के चलिए कि इनसे बाहर जो है ना वो कोई चीज जाने के चांसेस नहीं है। तो विजन और क्रोनोलॉजी और मूमल को मिलाकर हम पूरा करंट की इसमें सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हम जो चौथी क्लास की हम जिसकी बात कर रहे हैं वो होगी राजस्थान सुजिस की। देखिए, राजस्थान सुजिस की पहली क्लास जो है वो आज आपको डाली जा चुकी है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो राजस्थान सुजिस की जो क्लास है, राजस्थान सुजिस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मासिक की। डेली वाली हम इसमें नहीं करेंगे। डेली इसलिए नहीं करेंगे कि मंथली में जो है ना वो डेली वाली का जिस्ट आ जाता है, डेली वाली पूरी की पूरी उसमें कवर हो जाती है।
तो मासिक है, राजस्थान सरकार की यह है पत्रिका है, तो अपने वैसे भी ऑथेंटिक है। तो यहाँ से सीधे प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो इसको भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ एक जो मेन चीज आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि हम एक क्लास रखेंगे, एक सीरीज रखेंगे जिसका नाम हमने दिया है सुपर 30। सुपर 30 सीरीज जो है ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज इसमें रहेगी, सुपर 30। सुपर 30 में क्या रहेगा, ये जो सुपर 30 सीरीज है इसको हम सिलेक्शन वाली सीरीज भी कह सकते हैं, कि ये सीरीज ऐसी है कि जिनका सिलेक्शन वाली सीरीज इसको हम कह सकते हैं, सिलेक्शन वाली सीरीज। जिन लोगों ने जो है वो कोई तैयारी नहीं की है और वो ये सोचते हैं कि अब उनको जो है ना वो अच्छी तरह से तैयारी करके और आरएस प्री क्लियर करना है, तो इसको सिलेक्शन वाले सीरीज के रूप में हम सुपर 30 को लेके आएंगे। सुपर 30 में क्या होगा कि जो अपना आरएस का सिलेबस है उसमें 30 ऐसे टॉपिक, वो टॉपिक जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछली परीक्षाओं में जिनका ट्रेंड रहा है, जहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो 30 टॉपिक जो है हम चयन करेंगे और उन 30 टॉपिक में से 99% जो है वो क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना होती है। तो ये जो 30 टॉपिक होते हैं ये बड़े इजी और सिंपल तरीके से विथ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये जो 30 टॉपिक है इनके माध्यम से आप जो है वो अपनी जो रैंक है, अपनी जो स्थिति है उस स्थिति में आप जो है वो सुधार कर पाएंगे और आरएस प्री के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट सीरीज ये रहने वाली है। इसके साथ साथ जो राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा की हम बात करें सबसे मेन चीज है आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे के बिना आप आरएस प्री क्लियर नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये सीरीज ऑलरेडी अपनी चालू है। अब तक अपने जो है इसके 8 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और 2-3 चैप्टर अपने बाकी हैं, टोटल 11 चैप्टर हैं। तो 3 जो बाकी चैप्टर हैं वो 3 बाकी चैप्टर भी जल्दी ही जो है अपने इस चैनल पे करवा दिए जाएंगे। तो हालांकि अब तक जो थे वो लैपटॉप के माध्यम से किए गए थे, अब आपको पूरे सेटअप, नए सेटअप के साथ जो है वो तीनों चैप्टर इसमें भी आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आर्थिक समीक्षा आप पिछले अपने वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आगे वाले अपने 3 टॉपिक है वो करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे के एक हम जो है वो लेके आएंगे रिवीजन सीरीज, रिवीजन क्लास लेके आएंगे। ये रिवीजन क्लास, इसमें रिवीजन की 2 क्लासें होंगी, रिवीजन की 2 कक्षाएं होंगी और इन 2 कक्षाओं के अंदर जो है हम पूरे इकोनॉमिक सर्वे, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है उस पूरे को अच्छी तरह से रिव्यू कर लेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे टॉपिक्स जो 70% 80% चांसेज है कि उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एक्सपोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अपने ये कहें कि इनकम है, मूल्य सांख्यिकी है, स्कीम्स है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, पंचायती राज है। तो इन सारी के बारे में जो है ना वो हम 2 क्लासें ले आएंगे। उन 2 क्लासों के अंदर अपना जो है ये क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इस पूरी आगे की जो रूपरेखा बना के और आरएस प्री तक का जो ये कंप्लीट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान का कंप्लीट इतिहास भी शामिल होगा, जल्दी से जल्दी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो समय अपने पास बचेगा उस समय में इनके अतिरिक्त जो जो आरएस प्री के अंदर जो सिलेबस में बकाया है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है वो इसमें जोड़ सकें। तो आप सभी जो लोग गंभीर विद्यार्थी हैं, जो वास्तव में तैयारी करने के मूड में जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि वैसे तो 6-6.5 लाख फॉर्म आए हैं, तो 6-6.5 लाख लोग तो जो है वो तैयारी करने वाले हैं नहीं। तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी दूसरे कारण से फॉर्म भर दिया। तो उनको आप छोड़ के जो गंभीर विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपनी पूरी तैयारी
तैयारी के लिए कंप्लीट निःशुल्क रहेगी। पूरी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से जो है वो पूर्ण करने के लिए हमारी टीम के द्वारा पूरे व्यवस्थित तरीके से आपको ये तैयारी करवाई जाएगी। तो उसके लिए आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक जो है टेलीग्राम का जो ड्रीम RS ऑफिशियल के नाम से है, तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप एक बार ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको आती है तो वो इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, सीधी मिल जाएगी। तो ये तो छोटी सी चीज़ थी, हमने बात करी कि आगे हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। और निश्चित रूप से आप अगर हमारे साथ जुड़ के ये जिस रूपरेखा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप ये करेंगे तो बिल्कुल आपको जो है इसमें निश्चित रूप से सफलता होगी। मार्केट में बहुत से लोग हैं ये सारी चीजें करवा रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें पेड है। हर चीज के लिए आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो अपना सिलेबस है, ये जो चीजें मैंने बताई है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई पेड है इसमें नहीं है। तो आप इसमें जुड़ के, हमारे चैनल पे जुड़ के, और ये सारी चीजें आने वाले 1-2 महीने में जो भी आपको जिस समय जैसे भी रहेगा आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। नोट्स भी जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, और अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को एक अच्छी धार देके अच्छी तरह से आप आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो थी एक बेसिक सी जानकारी। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज से राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास का जो है वो एक छोटा सा चैप्टर आज हम यहाँ पे लेंगे, परिचयात्मक कक्षा इसको हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग फेज में। तो सबसे पहले हम बात करें इतिहास की। देखो, इतिहास जो होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। भाई ये 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये तीनों पार्ट आप देख लो, बस इसी से हम अपने राजस्थान को कवर करेंगे। 3 काल होते हैं इतिहास में। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे देखो इसमें फर्क क्या है, इसमें अंतर क्या है कि प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है, जहां पर लिखित साक्ष्य के आधार पे इनको संशोधित किया जाता है। लिखित साक्ष्य के आधार पे इनको जो है वो क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है लिखित साक्ष्य के आधार पे। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित साक्ष्य प्राप्ति नहीं होते, बिल्कुल लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो है ना, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का जो जीवन था ना, वो पूरी तरह से जंगली जानवर, पशु के समान था, आदम था मनुष्य। तो उसके ने कोई लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं छोड़े। और ये जो आद्य ऐतिहासिक है उसमें लिखित साक्ष्य जो है क्या है, लिखित साक्ष्य इसमें मिले हैं, और ऐतिहासिक काल में भी लिखित साक्ष्य मिले हैं। अब यहां तो बात होगी भाई मिले ही नहीं है, यहां दोनों जगह पर लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल मिले हैं। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ यह आपको याद रखना है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें क्या लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका क्यों? क्योंकि उनकी जो लिखावट थी, उनकी जो शैली थी, उनकी जो भाषा थी, वो इतनी विचित्र है, इतनी अलग है कि उनको पढ़ना संभव नहीं है। तो साक्ष्य तो मिल गए, लिखना जानता था मानव, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। इसका उदाहरण अगर आप लेना चाहें तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं?
अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में अपने को साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इनकी जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी बृष्टोफेदन। क्या थी? बृष्टोफेदन, जिसका दूसरा नाम था कीलाक्षर लिपि। ठीक है, कीलाक्षर लिपि है, बृष्टोभेदन लिपि है, पढ़ना संभव नहीं है। अरे कीलाक्षर यानी जैसे कील ठोकते हैं ना, तो कील को ठोका हुआ है तो उसको आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? तो कीलाक्षर लिपि, बृष्टोभेदन लिपि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की है, पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए इसको कौन से काल में रखते हैं हम? आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल क्या है? जहां पे बिल्कुल साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं और उनको पढ़ा भी गया है, जैसे वेद है। जैसे वैदिक काल है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इनके आधार पर इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। अब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ना कि भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो हम यहाँ देखेंगे कि राजस्थान में इन तीनों कालों में क्या विशेषता रही, क्या क्या चीजें रही, उन चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, पहला का पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रागैतिहासिक काल था राजस्थान में, हम इस काल को जो है वो 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व, कब माना जाता है? 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व जो है वो इसका समय माना जाता है। इसका समय 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व के समय प्रागैतिहासिक काल को माने, मतलब जहां से मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, वहां से इसको माना जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहिए, जो पिछले हमने चैप्टर ये किया ना, इसको अगर हम काल विभाजन के आधार पे लेना चाहें तो इसका हम काल विभाजन ये ले सकते हैं कि मानव जीवन के प्रारंभ से हड़प्पा तक। भाई प्रागैतिहासिक काल कब था? जब तक पढ़ा नहीं गया, जब तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। तो कब तक नहीं होते? सिंधु घाटी सभ्यता तक नहीं होते। तो मानव जीवन का जब प्रारंभ हुआ ना, उस समय से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का जो काल था ना, इस काल को हम किस में शामिल कर सकते हैं? इस काल को हम शामिल कर सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, उसके बाद में हड़प्पा से लेकर जहां तक अपने लिखे नहीं गए, सॉरी पढ़े नहीं गए, तो सिंधु से लेकर वैदिक तक का जो काल है, जिसको हम वैदिक की जगह आप इसमें ऐसा लिखो 600 ईसा पूर्व। सिंधु से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल तक का जो काल है ना, वो इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा, और उसके बाद का जो काल है वो ऐतिहासिक काल में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये विभाजन हो गया। अब हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल की, तो 1.5 से 2.5 लाख वर्ष पूर्व जो है ना, प्रागैतिहासिक काल को माना जाता है। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में किसको विभाजित किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल को विभाजित किया जाता है। सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है, वो क्या रखनी है भाई? सब में एक शब्द आ रहा है पाषाण।
पाषाण और पाषाण, सब में पाषाण आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जो था वो असभ्य और बर्बर था और वो पत्थर के औजारों का यूज करता था, पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। इसलिए ये जो समय है इसको किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके पास एक ही हथियार था, किस चीज का? वो था पत्थर के, इसलिए पाषाण काल कहते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में राजस्थान में जो स्थिति है, राजस्थान में हम देखना चाहें कि क्या क्या मिला है। तो राजस्थान में एक तो चीज आपको याद रखनी है, राजस्थान में पूरा पाषाण काल जो अवशेष हैं उसमें बर्ड, देखिए हम उसी चीज को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बर्ड राइडर पेंटिंग, पूरा पाषाण काल की एक बर्ड राइडर पेंटिंग मिली है। बर्ड राइडर यानी एक शैल चित्र मिला है। पहले के जो लोग थे वो किस पे बनाते थे? गुफाओं में बनाते थे, क्या कहते थे? शैल चित्र वो कहते हैं। ठीक है, तो एक शैल चित्र बनाया जिसको बर्ड राइडर पेंटिंग कहते हैं। बर्ड राइडर पेंटिंग ये सबसे पुरानी पेंटिंग है, विश्व की सबसे पुरानी इसको पेंटिंग हम कह सकते हैं। ये कहां पे मिला है? तो ये मिला है आपके बूंदी जिले में। और जो प्राचीन मनुष्य था उसने अपने घर कहां बनाए थे? नदियों के किनारे। तो जिस नदी के किनारे मिला है उसका नाम है छाजा नदी। कहां पे मिला है? छाजा नदी। तो बूंदी जिले में छाजा नदी के किनारे जो है वो हमें बर्ड राइडर पेंटिंग शैल चित्र मिलते हैं। इसके अलावा जो पूरा पाषाण काल के अवशेष हैं, आपको दो विद्वानों के नाम याद रखने पड़ेंगे, दो तीन के। C.A. हैकट, C.A. हैकट एक विद्वान हुए, इन्होंने उत्खनन किया और इनको जो है वो दो जगह से, एक तो जयपुर से और दूसरा इंद्रगढ़। ये इंद्रगढ़ कहां पड़ता है? इंद्रगढ़ है आपका बूंदी में। कहां पे है? बूंदी में। तो जयपुर और बूंदी में जो इंद्रगढ़ है, दो जगह से C.A. हैकट ने हस्तकुठार प्राप्त किया है। हस्तकुठार प्राप्त किया, हस्तकुठार इनको मिला है। और ये जो हस्तकुठार है ये कब का है भाई? ये पूरा पाषाण कालीन है। तो प्रश्न ऐसे आएगा भाई, पूरा पाषाण कालीन अवशेष जो है उनको खोजने में योगदान C.A. हैकट का कहां कहां से मिला? जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से इनको मिला है। ठीक है, और हस्तकुठार मिला है, यानी हाथ से खोदने की, अपन कुदाली नहीं होती, वो पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है, तो हस्तकुठार यहां से इनको मिल गया। इसके साथ साथ एक विद्वान का और भी नाम आपको याद रखना है। इनके अलावा एक विद्वान और जिनका नाम था सेटनकार। सेटनकार नामक विद्वान ने जो है वो यही हस्तकुठार कहां से प्राप्त किया? झालावाड़ से प्राप्त किया। कहां से प्राप्त किया? झालावाड़ से प्राप्त किया हस्तकुठार। और इन्होंने कहां से किया? जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से। और तीसरे विद्वान लिखो बी ऑलचिन। बी ऑलचिन नामक विद्वान जो है इन्होंने जालोर में जो है वो अवशेष प्राप्त किए। जालोर में अवशेष प्राप्त किए इन्होंने। ठीक है भाई, देखो तीन चीजें याद रखनी है। पहले विद्वान C.A. हैकट, दूसरे सेटनकॉर और तीसरे है बी ऑलचिन। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा जो लिखा जा रहा है वो स्लाइड आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑलचिन ने जो है वो जालोर में किया। तो आपको प्रश्न ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से विद्वान जो है या कौन कौन से उत्खनन करता है जिन्होंने पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त किए हैं? तो पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त करने वाले C.A. हैकट, सेटनकॉर और बी ऑलचिन जो है, तीन लोगों ने प्राप्त किए हैं। तो ये हो गया अपना पूरा पाषाण काल। अब हम दूसरे में आते हैं, मध्य पाषाण काल में।
देखिए हम ना क्या पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, उसका एक चैप्टर हमने पढ़ लिया पूरा पाषाण काल, अब दूसरा है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो है वो मानव जो था, उस मानव ने अपने औजारों का परिष्कृत किया। परिष्कृत कैसे किया, जैसे देखिए हम पहले किस पे पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते, सॉरी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, फिर व्हाइट बोर्ड पे आ गए, फिर डिजिटल बोर्ड पे आ गए। तो धीरे 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 हम अपनी टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक यही चीज आदि मानव ने भी की, उन्होंने अपने जो औजार थे उनको परिष्कृत किया। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने एकदम से जो है वो मिसाइल बना दी, ठीक है, इतना वो भी वो परिष्कृत नहीं हुआ था कि मिसाइल बन गई। उसने क्या किया कि उसके जो औजार थे वो पत्थर के थे, वो पत्थर के ही रहे, लेकिन ये क्या हो गए, छोटे हो गए। इनके औजार जो है वो पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, औजार जो है वो अब क्या हो गए, छोटे हो गए। तो ये छोटे औजार थे, औजार हो गए छोटे। तो छोटे होने के कारण क्या हुआ इन औजारों में, तो एक नाम दिया गया। तो आज ये आपको याद रखना है कि जो मध्य पाषाण काल है उसके जो औजार है उनको क्या कहते हैं, तो इनके औजार को कहते हैं माइक्रोलिथ। पाषाणकालीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलता है कि माइक्रोलिथ नामक औजार जो है, माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रोलिथ जो है वो क्यों कहते हैं, तो माइक्रोलिथ इसलिए कहते हैं कि इन्होंने अपने जो औजार है ना उनको क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। पहले बहुत बड़े बड़े होते थे जिनसे जानवरों का शिकार करना, खोदना, काटना, ये सब काम करते थे। अब इन्होंने क्या किया, भाई अब थोड़ा छोटा कर लो इसको, ठीक है। तो छोटा कर दिया, तो छोटा करने से इसका नाम क्या पड़ गया, माइक्रोलिथ इनका नाम हो गया। तो ये चीज अपने को याद रह जाएगी कि माइक्रोलिथ नामक औजार जो है वो कौन से काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं। कौन से काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं। अब ये जो औजार बनते थे, ये कौन कौन से औजार जो है वो इन्होंने बनाए, उनकी हम अगर बात करें तो कुल्हाड़ी, जिसको कुठार लिखते हैं हर जगह, ठीक है, पॉइंटर, चाकू, इस तरह के औजार बने। और ये किससे बने, तो एसगर, चार्ट, इन सब चीजों से जो है ये औजार बनाए। आपको ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आपको मेन जो चीज याद रखनी है वो माइक्रोलिथ याद रखनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ एक चीज और याद रखनी है कि राजस्थान में मध्य पाषाण काल के अवशेष जो है वो कहाँ मिले हैं। मध्य पाषाण काल के जो अवशेष है वो राजस्थान में कहाँ मिले हैं, तो अवशेष कहाँ मिले उसकी हम बात करेंगे। दो तीन नाम याद रखिए, एक तो नाम याद रखिए सोहनपुरा, सोनपुरा किस जिले में पड़ता है, सीकर जिले में, सीकर जिले में सोहनपुरा में मिले हैं। दूसरे जो हैं वो अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं दर्रा, दर्रा कहां पे पड़ता है, कोटा में। यहां भी जो है वो इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो याद रखना है सोनपुरा सीकर और दर्रा कोटा, ये दो जगह हैं जहां पे, और भी जगह हैं बाकी मेनली ये दो जगह हैं जहां पे हमें मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, मानव जीवन प्रागैतिहासिक काल के को हम पढ़ रहे थे। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, नवपाषाण काल। आप क्या पढ़ेंगे, नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल में मनुष्य ने और ज्यादा प्रगति की, उसका जो जीवन था ना वो और ज्यादा प्रगतिशील हो गया, और इसने क्या किया, कृषि करना शुरू किया। मनुष्य ने
कृषि और पशुपालन को अपनाया। किसको अपनाया? कृषि और पशुपालन प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ पहिए का आविष्कार हो गया भाई, पहिए का और आग का आविष्कार हो गया। तो ये जो चीजें थी तो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में उन्नति आई। आपको यहाँ पे एक तो ये याद रखनी है कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत कर दी मनुष्य ने। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है? दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि मनुष्य जो है उसने पहिए का और आग का आविष्कार कर लिया। अब इसके स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल है, तो प्रमुख जो स्थल है ना उसमें सबसे मेन जो स्थल जिसकी हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है बागोर। बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। आगे हम जब सभ्यताएं पढ़ेंगे तो उनमें सब में डिस्कस करेंगे डिटेल से। भीलवाड़ा में बागोर है। कोठारी नदी के किनारे, कौन सी नदी है? कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इस कोठारी नदी के किनारे बागोर है। यहाँ कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बागोर में क्या है? कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम उल्लेख। सबसे पहले जो है कृषि और पशुपालन शुरू हुआ, ऐसी बातें यहाँ पे कहते हैं। इसके अलावा एक जगह और है, और वो जगह कौन सी है? तिलवाड़ा। ये भी जो है वो पुरापाषाण कालीन नवपाषाण कालीन स्थल है, दोनों याद रखिए, तिलवाड़ा और बागोर। बागोर में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। तो ये हो गया अपना क्या? ऐतिहासिक काल, सॉरी प्रागैतिहासिक काल। तीनों हमने अलग अलग इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद में आधे ऐतिहासिक काल में आते हैं ना, तो आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जैसे कालीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है, ये जो सारी की सारी है, इनको हम सभ्यताओं में कवर कर लेंगे। अब प्रश्न आता है अपने राजस्थान में धातु काल। राजस्थान में धातु काल, और धातु काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का उपयोग किया वो धातु कौन थी? तांबा थी। इसलिए तांबा थी तो हो गया अपना ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इसने तांबा और पत्थर दोनों का यूज किया, तो आप इसको ताम्रपाषाण या ताम्रकाल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें ये याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो है कौन कौन से स्थल है। प्रश्न ऐसे ही आता है, इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजस्थान में आपको 5-7 दे दिए जाएंगे, ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में ताम्रपाषाण कालीन स्थल बताइए, ठीक है। तो आपको ये जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ना, इन ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के क्या याद होने चाहिए? नाम होने चाहिए, और किस जगह पे हैं। निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण काल का? पिछली बार आया था आरएस में ऐसा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ताम्रपाषाण काल की। भाई ताम्रकालीन स्थल कौन से हैं राजस्थान में? ताम्रकाल के स्थल कौन कौन से हैं उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान में ताम्र स्थल की, तो मेन चीज तो आप आ जाइए हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा नामक स्थल जो है वो किसका है? ताम्रकालीन स्थल है राजस्थान में, ठीक है। 5 हड़प्पा सभ्यता के 5 चरण यहाँ पे मिलते हैं। हम जब सभ्यताएं पढ़ेंगे डिटेल से इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें भाई और कौन सा है, तो सीकर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता मिलती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। सीकर में गणेश्वर नामक स्थल जो है वो किसका है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है राजस्थान का। फिर उसके बाद में हम नीचे आते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उदयपुर के अंदर एक सभ्यता मिलती है जिसको क्या कहते हैं? आहड़ सभ्यता।
तो आहट जो है वो कौन सा है? आहट भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ताम्र का काल का है। इसके बाद में अगर हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में मिलता है अपने को गिलूंड, राजसमंद में गिलूंड मिलता है, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। उसके बाद में आप जयपुर में आ जाइए, जयपुर में 3 स्थल मिलते हैं। चीथवाड़ी और किराड़ोत, ठीक है। इसके अलावा अजमेर में अगर हम बात करें तो अजमेर में मिलता है बूढ़ा पुष्कर। अजमेर में जो पुष्कर है जिसको बूढ़ा पुष्कर कहते हैं एक अलग से है, ठीक है। ये किसके कौन सी काल है? ताम्र काल का शेष है। इसके बाद में अगली जो चीज है वो जालोर में, जालोर में है आपका एलाना। एलाना, एलाना कहाँ पड़ता है? जालोर में। जालोर में एलाना नामक जगह जो है वो किसके अंतर्गत आती है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ में है पिंड पांडलिया, ठीक है। पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, ये किस में आती है? ये भी ताम्रपाषाणी स्थल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में आपका आएगा एक तो पुगल और एक आएगा साबणिया, साबलिया या साबणिया, ठीक है। तो ये स्थल भी किस में आता है? बीकानेर में आता है। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। तो इस तरह से राजस्थान के ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जिनको मैप के द्वारा हमने डिस्कस कर लिया। आपको मैप के माध्यम से याद रखना है कि कौन सा स्थल जो है वो ताम्रपाषाण कालीन का है और कौन सा जो है वो लोहे कालीन का है, ठीक है। तो ये तो हो गया ताम्रपाषाण काल का। फिर दूसरा अलग नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे लोहे काल। राजस्थान में लोहे काल, तो भाई लोहे कालीन स्थल की बात करें राजस्थान की, तो वही अब मैप से इसको देखते हैं। राजस्थान के लोहे कालीन स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, राजस्थान के लोहा कालीन स्थलों को हम देखते हैं। तो राजस्थान में जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक लोहा कालीन स्थल जो है अपने को मिलता है सबसे पहले तो झुंझुनू में याद रखना आप सुनारी। सुनारी कहां पड़ता है? झुंझुनू में, ठीक है। झुंझुनू में सुनारी नामक जगह लोहा कालीन स्थल है। इसके साथ साथ दूसरा अगर हम देखें तो टोंक में एक जगह आती है रेड, ये कहां पे पड़ती है? टोंक में, रेड नामक जगह, ये भी लोहा कालीन स्थल है। उसके बाद में सुनारी रे और जयपुर के अंदर है आपका जयपुर 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 के अंदर है आपका जोधपुरा। देखो जोधपुर नहीं है भाई, ये जोधपुरा, ये कहां पे पड़ता है? ये जयपुर में पड़ता है जोधपुरा। एक लोहा कालीन स्थल ये है। और एक अपने भरतपुर में पड़ता है वो है नोएडा, कहां पे पड़ता है? भरत। एक उदयपुर में पड़ता है ईसवाल। ईसवाल कहां पे है?
उदयपुर में। तो ये जो 4 स्थल है ना, ये 4-5 स्थल आप याद रखें। ये राजस्थान में कौन से स्थल है? लोहे कालीन स्थल है। जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, नौह, भरतपुर और रेड टोंक। अब इसमें से आपको 1-2-3 चीजें याद रखनी है कि इनको कुछ विशेष है। जैसे सुनारी झुंझुनू जो है, यहाँ पे क्या है, लोहा गलाने की भट्टी मिलती है। सुनारी झुंझुनू में लोहा गलाने की भट्टी मिलती है। और ये भी प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना। ठीक है, लोहाकालीन भट्टी मिल गई। अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना कहाँ मिलता है? सुनारी झुंझुनू में मिलता है। उसके बाद में अगर हम देखें नोह में, तो यहाँ पे एक जाख बाबा की प्रतिमा मिलती है। जाख बाबा, यक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है, यक्ष की प्रतिमा जिसको आप कह सकते हो, यक्ष की प्रतिमा याद रखना है। कहाँ मिलती है? नोह में मिली है यक्ष की प्रतिमा। रेड टोंक जो था वो इतना पॉपुलर था, यहाँ इतना लोहा मिला है, इसको कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का क्या बोलते हैं भाई? टाटा नगर बोलते हैं। टाटा नगर जो है वो वर्तमान में भारत की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहते हैं? रेड टोंक को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने जिसकी जोधपुरा की बात करी, तो जो चीजें सुनारी में मिल रही है ना, लोहे गलाने की भट्टी, वो भट्टी यहाँ अभी मिली है। तो यहाँ भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ एक छोटा सा फैक्ट साथ में को रिलेट करना है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो वो सुनारी झुंझुनू में मिला। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? सुनारी झुंझुनू में मिला है। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना, तांबे के अस्त्र शस्त्र, ताम्र शस्त्र बनाने का कारखाना अगर पूछा जाए, तो भाई ये जो है वो कहां पे मिला है? आहड़ में। ये याद रखना है आपको। तांबे के कहां मिला है? आहड़ में मिला है। जबकि लोहे के कहां मिला है? लोहे का बनाने का जो कारखाना है वो कहां पे मिला है अपने को? सुनारी झुंझुनू में मिला है। तो ये हो गए राजस्थान के लोहा कालीन स्थल कि यहाँ पे जो है वो लोहा सभ्यता के अवशेष मिले हैं और यहाँ पे ये लोहा कालीन स्थल पर मिले हैं। आपको सिर्फ इनको एक बार देखना है, एक बार पढ़ना है। ये पीडीएफ भी जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब उसके बाद में राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष की बात करेंगे। भाई वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? 4 जगह याद रख लो, आपको 4 नाम याद रखने हैं। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 और संघोल। ये 4 स्थल हैं जहां पे आपको क्या मिल जाता है? वैदिक सभ्यता के अवशेष मिल जाते हैं। तो हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। भाई ताम्रपाषाण कालीन कहाँ मिला है, लोहा कालीन कहाँ मिला है, वैदिक सभ्यता के अवशेष जो है वो
कहाँ मिले हैं, ऐतिहासिक युग में क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इस पहली क्लास में जो ऑपरेटिंग क्लास थी उसमें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो राजस्थान की सभ्यताओं को पढ़ेंगे, दूसरा राजस्थान में जनपद काल को हम पढ़ लेंगे। तो इसके साथ हमारा जो प्राचीन राजस्थान, जो आरएस प्री में जो अपना जो पहला टॉपिक है ना राजस्थान का, पूरा पाषाण कालीन राजस्थान, ठीक है, और उसकी व्यवस्था, तो वो अपना टॉपिक इसमें पूरा हो जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। तो आज इस क्लास को हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।